हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? अच्छे हो सभी? चलो तो क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। आप सोच रहे होंगे कि आज ऐसे कैसे से नोटबुक के अंदर किस टाइप से ट्यूशन की टाइप से कैसे पढ़ा रहे हैं सर। देखो, आपको मैं बता देता हूँ थोड़ा सा कि मैं क्या है कि एक्चुअल में आउट ऑफ सीकर हूँ। तो अपने स्कूल के अंदर जो अपने कैमरा सेटअप लगे हुए थे वहाँ पर क्लासें ले रहे थे, तो वो एक बार मैं ले नहीं पाऊँगा। 2-3 दिन की बात है, 2-3 दिन बाद में वैसे ही अपनी बोर्ड वाली क्लासें आ जाएगी। मगर यहाँ पर भी कोई वैसे कोई ज़्यादा आपको ऐसी बात नहीं है कि समझ में नहीं आएगा। वही सा आपको क्लियर सुनी रही है। जो चीज़ मैं नोट बोर्ड के ऊपर लिख करके आपको बताता था, वो चीज़ें मैं सब यहाँ पर आपको लिख करके बताऊंगा। तो टॉपिक सेम वैसे ही क्लियर होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे 2-3 दिन बाद में वैसे ही बोर्ड वाली क्लासेस भी आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो देखो अब क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। क्या पढ़ रहे थे अपन साइटोलॉजी पढ़ रहे थे। ठीक है, साइटोलॉजी में बेसिक सेल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी चल रही थी। सेल स्ट्रक्चर में अपन ने सेल वॉल को स्टडी किया, सेल मेम्ब्रेन को स्टडी किया था, फिर सेल ऑर्गेनेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया की स्टडी कर ली थी। अब उसके बाद में सेल ऑर्गेनेल्स बहुत सारे होते हैं, उनमें से अपन नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स अपन लेते हैं आज अपन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आज का अपना सेल ऑर्गेनेल्स नेम का टॉपिक रहेगा, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, हो सकता है आपको नोट्स भेजे मैंने उस सीक्वेंस के अंदर आपका कोई दूसरा सेल ऑर्गेनेल्स आ रहा होगा, मगर क्लोरोप्लास्ट आगे होगा, तो कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपन क्लोरोप्लास्ट जो सबसे पहले वो सेल ऑर्गेनेल्स को ज़्यादा स्टडी कर रहे हैं जो पहली बात तो डबल मेम्ब्रेनस है, जिनमें डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है और काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हालांकि हर एक सेल ऑर्गेनेल्स का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, मगर जो लार्ज साइज के हैं, जो काफ़ी सारी संख्या में नंबर्स में भी एक सेल में प्रेजेंट होते हैं, उनके बारे में स्टडी कर रहे थे। जैसा कि अपने पहले माइटोकॉन्ड्रिया किया था, अब उसके बाद में क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन काफ़ी सारे ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स जो ओनली कौन सी सेल्स में प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल्स में भी, प्लांट सेल जो होती है उनके अंदर प्रेजेंट सेल ऑर्गेनेल्स है। एनिमल सेल के अंदर जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है। ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है, जिसका नेम होता है क्लोरोफिल। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। क्लोरोफिल जो है वो तो पिगमेंट है जो कौन से कलर का है, ग्रीन कलर का। और क्लोरोप्लास्ट जो है वो एक सेल ऑर्गेनेल्स का नेम है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ग्रीन कलर का पिगमेंट का नेम क्लोरोफिल है जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं डिस्कवरी से रिलेटेड। तो डिस्कवरी से रिलेटेड बात करते हैं तो देखो, डिस्कवरी या सबसे पहले ऑब्जर्व किसने किया उसकी अपन बात करते हैं। तो एक साइंटिस्ट का नाम है सिम्पर नेम के साइंटिस्ट में सबसे पहले ऑब्जर्व किया या इसकी डिस्कवरी की थी। तो इसके बाद में शेप की बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की। तो क्लोरोप्लास्ट की शेप जो होती है वो डिफरेंट शेप्स होती है। अलग अलग प्लांट स्पीसीज में इसकी शेप अलग अलग होती है, लाइक दैट। जैसे सर्कुलर स्फेरिकल शेप के भी होते हैं क्लोरोप्लास्ट, ओवल शेप के भी होते हैं। ठीक है, इस टाइप से अपन इस थोड़ा सा ये देखिए कि कप शेप्ड के अंदर, इस टाइप से कप शेप्ड के अंदर भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। मगर मोस्टली जो प्लांट होते हैं उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट की शेप जो होती है वो किस टाइप से होती है, ओवल शेप्ड होती है। यानी इस टाइप से क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, जो अपन डायग्राम के अंदर इसी शेप को लेकर के इसका डिस्क्रिप्शन करेंगे। फिर उसके बाद में बात करते हैं अपन नंबर्स की, कि कितने नंबर्स में प्रेजेंट होते हैं एक सेल के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के नंबर्स कितने होते हैं। तो देखो, ये वही माइटोकॉन्ड्रिया वाली बात है। क्लोरोप्लास्ट के नंबर्स फिक्स नहीं होते हैं, वो डिपेंड करता है कि प्लांट्स के कौन से पार्ट की सेल्स है। ऐसी सेल्स, ऐसा पार्ट प्लांट का जो ज़्यादा ग्रीन कलर को शो कर रहा है, वहाँ पर नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, वहाँ की सेल्स में नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट कम होते हैं। जहाँ पर ग्रीन कलर नहीं दिखाई दे रहा है, वहाँ की सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते हैं। तो वो अपन फिक्स नहीं बता सकते कि भाई एक सेल के अंदर इतने क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ये वेरी करते रहते हैं, चेंजिंग है। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं स्ट्रक्चर की, क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर। देखो, एक चीज़ और मैं बता दूं, मैं सब नेम हर एक सेल ऑर्गेनेल्स का एक अलग से नेम दिया गया है। वैसे ही क्लोरोप्लास्ट जो है ना, उसका एक दूसरा नेम है किचन ऑफ द सेल। किचन ऑफ द सेल किस सेल ऑर्गेनेल्स को कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो वो आ जाएगा क्लोरोप्लास्ट। क्यों कहते हैं किचन ऑफ द सेल? क्योंकि देखो, अपने घर में अपना फूड कहाँ बनता है, किचन में बनता है। वैसे ही सेल के अंदर फूड, प्लांट्स जो होते हैं अपना फूड जो होता है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से करते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होता है, उस फोटोसिंथेसिस के थ्रू आउट प्लांट्स जो होते हैं वो अपना फूड यानी कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं उसको बना लेते हैं। ठीक है, वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो होता है वो
एक सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है ना, उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही होता है। यानी फोटोसिंथेसिस की साइट जो है ना, यानी जगह जहां पर फोटोसिंथेसिस होता है वो क्लोरोप्लास्ट है। इसका मतलब फोटोसिंथेसिस से फूड बनता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहाँ हो रहा है? क्लोरोप्लास्ट में। इसलिए क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल्स भी कहते हैं। वो अपन इसके क्लोरोप्लास्ट के फंक्शन जो करेंगे तब आपको मैं और बताऊंगा किस टाइप से किचन क्या आता है। अपन बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो एक डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनिल्स है। डबल मेम्ब्रेन वाला, यानी दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक होती है इनर मेम्ब्रेन। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस होता है जिसे पेरीप्लास्टिडियल स्पेस कहते हैं। तो देखो दो मेम्ब्रेन, अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया में जो मैंने इनर मेम्ब्रेन बनाई थी वो मेम्ब्रेन ऐसे अंदर की तरफ घूम करके फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना रही थी ना। यहाँ पर वैसे प्रोजेक्शन नहीं है, यहाँ पर सीधी ही अपने डायरेक्ट जैसे आउटर है वैसे की वैसे बनाई है, कंटिन्यूस मैनर में चल रही है। तो वहाँ यहाँ पर क्रिस्टी जैसी स्ट्रक्चर नहीं बना देनी है, माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है क्रिस्टी, यहाँ पर नहीं होती क्रिस्टी। तो ये तो हो गई है आउटर मेम्ब्रेन और ये हो गई है इनर मेम्ब्रेन। ये दो मेम्ब्रेन हो गई है और दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है उसे बोल दिया अपने पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। ठीक है, ये होगी बाहर की बात। अब इसके बाद में अंदर का जो कंप्लीट पोर्शन जो होता है उसको कहा जाता है मैट्रिक्स। यानी अंदर जो क्या है उसे मैट्रिक्स कहते हैं, अंदर वाला पोर्शन मैट्रिक्स है। अब ये मैट्रिक्स जो होता है उसका जो कंप्लीट जो ये पोर्शन है, ये पोर्शन दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। इसमें भी दो अलग अलग पार्ट्स हैं, एक तो होता है ग्रेना और एक होता है स्ट्रोमा। ये दो इंपॉर्टेंट वर्ड बता रहा हूँ मैं जो क्लोरोप्लास्ट से रिलेटेड है, एक तो ग्रेना और एक होता है स्ट्रोमा। अब देखो क्या होता है, कौन सा पार्ट ग्रेना होता है कौन सा स्ट्रोमा होता है। अभी तक तो आपको सिर्फ ये नजर आ रहा है कि अंदर जो ब्लैंक है तो ब्लैंक को स्ट्रोमा कह दो या ग्रेना कह दो, है तो एक जैसा ही। नहीं, ऐसा नहीं है। अंदर की स्ट्रक्चर में क्या होता है कि एक तो ऐसी स्ट्रक्चर बनती है जिसमें ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स एक के ऊपर एक स्टैक्स ऑफ कॉइन, सिक्कों के ढेर जैसी स्ट्रक्चर के अंदर ऐसे अरेंज हो जाती है। ऐसे हमने और बनाई है ऐसी स्ट्रक्चर्स, यहाँ पर एक और बना दी है और सभी इन स्टैक्स को आपस के अंदर भी ट्यूब्यूल से आपस के अंदर कनेक्ट कर दिया है। अब देखो दो पोर्शन आपको क्लियरली नजर आ रहे हैं मैट्रिक्स में। एक तो वो पोर्शन जहां पर ये वाली स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ये तीन बनाए मैंने। एक वो पोर्शन जहां पर ये स्ट्रक्चर नहीं है यानी ब्लैंक वाला पोर्शन। ठीक है, अब मैंने दो पोर्शन नाम दिया आपको, एक तो ग्रेना और एक स्ट्रोमा। जहां जहां ये प्रेजेंट है ना, ये ट्यूब्यूलर लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब्यूलर लाइक स्ट्रक्चर मतलब ट्यूब जैसी, यानी ऐसे नलिका जैसी ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। अब जैसे सिंगल नहीं बनाई मैंने, ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो है ना इसको थाइलेकोइड कहते हैं। क्या कहते हैं? थाइलेकोइड। एक का थाइलेकोइड नेम है, यानी ये एक जो है ना ये थाइलेकोइड है। ऐसे बहुत सारी थाइलेकोइड एक के ऊपर एक अरेंज हुई है ऐसे, जैसे स्टैक्स ऑफ कॉइन बनाई अपन। स्टैक्स ऑफ कॉइन का मतलब सिक्के लिए अपन ने, कॉइन लिए और एक के ऊपर एक सिक्का, एक के ऊपर एक सिक्का, एक के ऊपर एक सिक्का ऐसे अरेंज करते गए तो एक स्टैक्स बन गया ना, एक ढेर सा बन गया ना कॉइन्स का। वैसे अपन ने ये बहुत सारी थाइलेकोइड्स को अरेंज करके ये बंडल्स बना लिए हैं और सभी बंडल्स को आपस के अंदर भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से आपस में कनेक्ट कर दिया है। तो ये वाला पोर्शन जो है ना जहां पर ये थाइलेकोइड्स के बंडल्स हैं, इस वाले पोर्शन को तो बोल दिया है ग्रेना। और जहां पर ये प्रेजेंट नहीं है ना, ब्लैंक है, ये वाला पोर्शन होता है स्ट्रोमा। ये दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं, यहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, ग्रेना और स्ट्रोमा। ठीक है, अब देखो ग्रेना के अंदर भी दो तीन वर्ड और आते हैं। ग्रेना प्लूरल वर्ड है और इसका सिंगुलर वर्ड होता है ग्रेनम। ग्रेना किससे बना है? ग्रेनम से बना है। अब ग्रेनम क्या है? देखो ये एक बंडल जो है ना जिसमें बहुत सारी थाइलेकोइड आपस में अरेंज होकर के स्टैक्स ऑफ कॉइन जैसी स्ट्रक्चर बना रही है, ये एक जो है ये ग्रेनम है। और बहुत सारी ग्रेनम आपस में भी तो कनेक्ट हो गए हैं, तो इसका प्लूरल यानी ये ग्रेनम ये ग्रेनम ये ग्रेनम सबको मिला करके बोल दिया ग्रेना। तो ग्रेना प्लूरल है, ग्रेनम सिंगल है। अब एक ग्रेनम जिसमें बहुत सारे ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर होती है उसको बोलते हैं थाइलेकोइड, यानी ये एक जो स्ट्रक्चर है ये थाइलेकोइड है। तो बड़ा वर्ड ग्रेना, ग्रेना में फिर ग्रेनम, ग्रेनम के अंदर थाइलेकोइड प्रेजेंट हो गई है। और दो ग्रेनम को आपस में इंटरकनेक्ट करने वाली स्ट्रक्चर जो है उसको बोलते हैं स्ट्रोमा ट्यूब्यूल्स। ठीक है, स्ट्रोमा ट्यूब्यूल्स, यानी दोनों आपस के अंदर स्ट्रोमा में तो है ये, तो स्ट्रोमा ट्यूब्यूल्स को बोलेंगे। अब उसके बाद में ये तो ग्रेना वाला पोर्शन हो गया। अब स्ट्रोमा की बात कर लेते हैं। स्ट्रोमा वाले पोर्शन के अंदर मोस्टली बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं
और वो सभी एंजाइम्स फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन जो होती है ना, फोटोसिंथेसिस कंप्लीट फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म जो होती है वो 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। एक तो होती है लाइट रिएक्शन जिसमें सनलाइट्स की प्रेजेंस की ज़रूरी होती है, और एक मैकेनिज्म जो रिएक्शन है वो होती है डार्क रिएक्शन जिसमें बिना सनलाइट्स के प्रोसेस चलता है। तो कंप्लीट फोटोसिंथेसिस लाइट और डार्क 2 रिएक्शंस में कंप्लीट होता है। तो डार्क रिएक्शन या फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन से रिलेटेड जितने भी एंजाइम्स होते हैं ना, वो सभी एंजाइम्स स्ट्रोमा में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इसमें जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में था वैसे ही सर्कुलर और नेक्ड डीएनए का मॉलिक्यूल भी पाया जाता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए था वैसे इसमें भी डीएनए है। और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डीएनए, क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन, यानी खुद का अपना एक डीएनए होने के कारण ये अपना रेप्लिकेशन कर सकते हैं, इसलिए सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन भी कहते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को भी कहा था सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन, वैसे इसको भी सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन कह सकते हैं। तो डीएनए होता है, वेरियस एंजाइम्स होते हैं, ग्रेना होता है, स्ट्रोमा होता है। ये क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर हो गई है। अब अपन बात करते हैं फंक्शन की, क्लोरोप्लास्ट के फंक्शन। तो सबसे पहला फंक्शन तो यही बता दिया मैंने आपको, फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड। फोटोसिंथेसिस वाला कंप्लीट काम जो होता है ना, वो किस में होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट में ही फोटोसिंथेसिस होता है, इसीलिए इसको किचन ऑफ द सेल कहते हैं, जो आपको मैंने पहले बता दिया। अब देखो फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म जो होती है वो 2 रिएक्शन में कंप्लीट होती है। कंप्लीट फोटोसिंथेसिस में 2 रिएक्शंस होती है। नंबर 1 रिएक्शन जो है उसका नाम है लाइट रिएक्शन, और दूसरी रिएक्शन जो होती है उसको बोलते हैं डार्क रिएक्शन। ये होती पूरी की पूरी इन दोनों की मैकेनिज्म तो अपन जब हम प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ लेंगे, अलग से यूनिट है प्लांट फिजियोलॉजी, उसमें चैप्टर आएगा फोटोसिंथेसिस, उसमें तो अपन डिटेल से मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर मैं कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन बताना चाह रहा हूँ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। फोटोसिंथेसिस की जो लाइट रिएक्शन जो होती है वो क्लोरोप्लास्ट के कौन से पार्ट में होती है, यानी कौन से पार्ट्स के अंदर कंप्लीट होती है, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है। तो अपने पास क्लोरोप्लास्ट के अंदर 2 क्लियरली रीजन्स मिले हैं, क्लियर पोर्शन मिले हैं। वो एक तो ग्रेना है, एक स्ट्रोमा है। अंदर वाली पार्ट की बात कर रहा हूं मैं, तो या तो ग्रेना में होगी लाइट रिएक्शन या स्ट्रोमा होगी। तो आंसर क्या होगा? ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना वाले पार्ट में, यानी ग्रेना पार्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस की कौन सी रिएक्शंस कंप्लीट होती है? वो होती है लाइट रिएक्शन, ठीक है। और अब डार्क रिएक्शन में दूसरा बचाइए आपके पास स्ट्रोमा रीजन। जो स्ट्रोमा पार्ट जो होता है उसमें फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन कंप्लीट होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई मैंने आपको, ये आपको ध्यान में रखना है। डार्क रिएक्शन कहाँ होती है? स्ट्रोमा में। और लाइट रिएक्शन कहाँ होती है? ग्रेना में। तो फंक्शन के अंदर मेन फंक्शन ये हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस के थ्रू आउट फूड मटेरियल बनाना, ये क्लोरोप्लास्ट का मेन फंक्शन है। अब देखो मैंने आपको एक चीज़ और बताई है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, उस पिगमेंट का नाम होता है क्लोरोफिल, अभी बताया था ऊपर। अब आपने यहाँ पर क्लोरोफिल तो नहीं दिखाया, क्लोरोफिल कहाँ पर है इसमें? तो देखो ये एक थाइलेकोइड को मैं अलग से बाहर बना के बता रहा हूँ। तो थाइलेकोइड जो है उसकी इनर सरफेस जो होती है, यानी थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन की जो सरफेस है, उस सरफेस के ऊपर बहुत सारे ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। यानी ये स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर दिखा सकता हूँ, ये ऐसे ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। कहाँ पर? थाइलेकोइड की सरफेस पर है। ये जो ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर है ना, उनका नाम होता है क्वांटासोम। ये भी क्लोरोप्लास्ट से रिलेटेड वर्ड बता दिया मैंने। एक और क्वांटासोम, यानी थाइलेकोइड में भी क्वांटासोम। इस क्वांटासोम के अंदर फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड सभी पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, जिनमें सबसे मेन पिगमेंट कौन सा है? क्लोरोफिल। यानी क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? क्वांटासोम में। क्वांटासोम कहाँ पर प्रेजेंट है? थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन के ऊपर। और बहुत सारी थाइलेकोइड मिलकर के क्या बना रही है? ग्रेनम। और बहुत सारे ग्रेनम मिलकर के क्या बना रहे हैं? ग्रेना, जहाँ पर लाइट रिएक्शन कंप्लीट होती है। क्लियर? तो ये क्लोरोफिल कहाँ पर प्रेजेंट होता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। तो क्लोरोप्लास्ट की अपन से ये पूछे स्ट्रक्चरल यूनिट कौन सी होती है? क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चरल यूनिट तो होती है थाइलेकोइड। और क्लोरोप्लास्ट की ये स्ट्रक्चरल और उसके बाद में फंक्शनल यूनिट पूछे। स्ट्रक्चरल यूनिट तो थाइलेकोइड हो गई है, और ये पूछे कि क्लोरोप्लास्ट की फंक्शनल यूनिट कौन सी है, तब आंसर होगा क्वांटासोम। फंक्शनल यूनिट तो क्वांटासोम है और स्ट्रक्चरल यूनिट थाइलेकोइड है। ठीक है, अगले वीडियो के अंदर नए सेल ऑर्गन्स को लेकर के स्टडी करेंगे। थैंक यू।